Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations of all chapters from the Class 9 NCERT Hindi book Ganga. Don't miss any update. नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9 हिंदी के महत्वपूर्ण पाठ मैं और मेरा देश को सरल और आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस पाठ में हम जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान की छोटी छोटी आदतें पूरे देश की पहचान तय करती हैं। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, फिर मैं और मेरा देश के गहरे संबंध को समझेंगे। इसके बाद लाला लाजपत राय जी का वो विचार जिसने लेखक को झकझोर दिया, फिर कुछ बेहद दिलचस्प और सच्ची कहानियां, एक अच्छे नागरिक के रोजमर्रा के कर्तव्य, और आखिर में शक्ति बोध और सौंदर्य बोध जैसे शानदार कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बेहतरीन पाठ के लेखक के बारे में, क्योंकि किसी भी कहानी को गहराई से समझने के लिए उसे लिखने वाले को जानना बहुत जरूरी होता है। मशहूर निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। अब एक बात यहाँ समझने वाली है, प्रभाकर जी सिर्फ एक ऐसे लेखक नहीं थे जो बंद कमरे में बैठकर किताबें लिखते हों। बिल्कुल नहीं, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही निडर और सच्चे सिपाही थे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कई बार जेल की रोटियां भी खाईं और कठोर यातनाएं सहीं। उनका यही देशभक्ति का जज्बा और ज़मीनी अनुभव उनके हर एक शब्द में आपको एकदम साफ नजर आएगा। अगर हम उनके शानदार काम की बात करें तो पत्रकारिता उनका मेन फील्ड रहा। उन्होंने नया जीवन और विकास जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रों का संपादन किया, और जानते हैं उनके इस निस्वार्थ काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। दीप जले शंख बजे और माटी हो गई सोना जैसी उनकी किताबें आज भी मास्टरपीस मानी जाती हैं। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो बड़ी ही आसानी से एक आम इंसान की छोटी सी जिंदगी को पूरे देश की बड़ी पहचान के साथ कनेक्ट कर देते थे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, मैं और मेरा देश, यानी एक व्यक्ति और उसके राष्ट्र के बीच का वो अटूट रिश्ता जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही है। आपके पास एक अच्छा घर है, परिवार और पड़ोसियों का ढेर सारा प्यार है, समाज में पूरी इज्जत है, सब कुछ एकदम सेट है। लेखक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट थे, लेकिन फिर अचानक इस शांति में एक भारी उथल-पुथल मच गई। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई भूकंप आ गया था? धरती हिलने वाला कोई प्राकृतिक भूकंप तो नहीं आया था, लेकिन विचारों का एक बहुत बड़ा और गहरा भूकंप जरूर आ गया था। एक ऐसा मानसिक झटका जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान की पर्सनल सक्सेस और सुख शांति तब तक पूरी तरह से अधूरी और खोखली है जब तक उसका देश पूरी तरह से सुरक्षित और सम्मानित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लेखक के मन में विचारों का ये इतना बड़ा भूकंप आया कहाँ से? इसके पीछे कारण था एक बहुत ही महान व्यक्तित्व का अनुभव। जी हाँ, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के एक कड़वे अनुभव ने ही लेखक की आंखें खोल दी थी। लाला जी ने दुनिया के कई बड़े, अमीर और पावरफुल देशों की यात्रा की थी, लेकिन जब वो विदेश यात्रा से लौट कर आए तो उन्होंने एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक बात कही। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, पर मैं जहां भी गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। जरा गहराई से सोचिए इस बात को। इस एक वाक्य ने ये बात शीशे की तरह साफ कर दी कि आपके पास चाहे दुनिया भर की कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, अगर आपका देश गुलाम है या ग्लोबल लेवल पर उसकी कोई इज्जत नहीं है, तो आपकी वो सारी पर्सनल तरक्की बिल्कुल बेमानी है, उसका कोई मोल नहीं। चलिए इस बात को सिर्फ थियोरी में नहीं बल्कि कुछ असल जिंदगी की कहानियों से समझते हैं। ये वो कहानियां हैं जो सीधे हमारे राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी हैं। राष्ट्रीय गौरव असल में होता क्या है, इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण जापान से मिलता है। भारत के महान संत स्वामी राम तीर्थ जी एक बार जापान के दौरे पर थे। एक दिन उन्हें खाने के लिए ताजे फल नहीं मिले तो उनके मुंह से बस यूं ही निकल गया, शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अब इत्तेफाक से पास ही खड़े एक जापानी नौजवान ने ये बात सुन ली।
उसे अपने देश की ये बुराई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वो तुरंत वहां से भागा और कहीं बहुत दूर से ताजे शानदार फलों की एक टोकरी लेकर आया और स्वामी जी के सामने पेश कर दी। जब स्वामी जी ने फलों के पैसे देने चाहे तो उस नौजवान ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने पूरे गर्व से सिर्फ एक ही बात कही, अगर आप इसका दाम देना ही चाहते हैं तो बस अपने देश में जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। सोचिए, उस अनजान लड़के के एक छोटे से एक्शन ने पूरी दुनिया की नज़रों में उसके देश का सम्मान कितना ऊंचा कर दिया। अब इसी से जुड़ी एक दूसरी कहानी भी देख लेते हैं जो इसके बिल्कुल उलट है। एक दूसरे देश का स्टूडेंट जापान में पढ़ाई करने आया था। उसने एक सरकारी लाइब्रेरी से एक बहुत ही दुर्लभ रेयर किताब पढ़ने के लिए ली और उसने बड़ी ही चालाकी से उसमें से कुछ खास तस्वीरें फाड़ ली। जब वो पकड़ा गया तो उसे तो सज़ा मिली ही और जापान से निकाल भी दिया गया। लेकिन असली नुकसान क्या हुआ? उस लाइब्रेरी के बाहर एक सख्त बोर्ड लगा दिया गया कि आज के बाद उस स्टूडेंट के देश का कोई भी नागरिक इस लाइब्रेरी में कदम नहीं रख सकता। ये कहानी हमें एक बहुत ही सीरियस वार्निंग देती है। आपकी एक शर्मनाक हरकत आपके पूरे देश के माथे पर हमेशा के लिए कलंक लगा सकती है। देश प्रेम दिखावे की चीज नहीं है। इसे दर्शाने वाले दो बहुत ही खूबसूरत और जमीनी उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। तुर्की के महान राष्ट्रपति कमाल पाशा को एक बार एक गरीब किसान ने मिट्टी की हंडिया में थोड़ा सा शहद गिफ्ट किया। बिल्कुल इसी तरह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक बूढ़े किसान ने अपने हाथों से बुनी हुई एक बहुत ही साधारण सी चारपाई भेंट की। इन दोनों ही बड़े नेताओं ने उन मामूली से लगने वाले गिफ्ट्स को पूरे आदर के साथ सर आंखों पर दिखाया। क्यों? क्योंकि उन उपहारों में कोई महंगे हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि उनमें देने वाले की बिल्कुल प्योर और सच्ची भावना छिपी थी। देश सेवा के लिए जरूरी नहीं कि आप लाखों का दान दें, बस आपकी नीयत पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद आपके मन में भी चल रहा होगा। एक आम इंसान होने के नाते आखिर हम अपने इतने बड़े देश के लिए कर क्या सकते हैं? एक अच्छे नागरिक के रोजमर्रा के कर्तव्य क्या होते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि देश को आगे बढ़ाने का ठेका सिर्फ बड़े बड़े नेताओं, धनी बिजनेसमैन या महान वैज्ञानिकों के पास है। पर सच कहूं तो ये सोच बिल्कुल गलत है। लेखक एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। जब आप स्टेडियम में बैठकर कोई मैच देख रहे होते हैं तो क्या आप सिर्फ दर्शक होते हैं? नहीं। जब आप पूरे जोश से तालियां बजाते हैं, अपनी टीम को चीयर करते हैं, तो उन हारते और थकते हुए खिलाड़ियों के अंदर भी एक नई जान फूंक देते हैं और कई बार वो मैच जीत जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश बनाने के लिए किसी को बहुत मशहूर होने की जरूरत नहीं है। अगर एक आम इंसान भी अपना रोज का काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहा है तो वो भी इस देश की जीत में अपना हिस्सा डाल रहा है। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक हिस्से पर आ पहुंचे हैं। किसी भी देश की सच्ची उन्नति के लिए लेखक ने दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाए हैं, शक्ति बोध और सौंदर्य बोध। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति बोध की। इसका मतलब है अपने राष्ट्र की सामूहिक ताकत और उसके मोराल यानी मनोबल का एहसास होना। अब जरा खुद से पूछिए, क्या हम अक्सर ट्रेनों में, चाय की दुकानों पर बैठकर सिर्फ देश की कमियों पर ही बहस नहीं करते रहते? अरे यार, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो ऐसा ही है। ऐसी बातें बिना सोचे समझे करते हैं या फिर झूठी अफवाहें फैला देते हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा करके हम अनजाने में ही अपने देश के शक्ति बोध पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। हर वक्त शिकायत करने से समाज का मेंटल पावर कमजोर होता है और चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलती है। इस कॉन्सेप्ट को महाभारत के एक बहुत ही सटीक और क्लासिक उदाहरण से समझा जा सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भी महान योद्धा कर्ण अपनी जीत की हुंकार भरता था तो उसका अपना ही सारथी शल्य उसे बार बार टोक देता था। शल्य लगातार अर्जुन की महानता और उसकी ताकत के गुण गाता रहता था। नतीजा क्या हुआ? शल्य की उस लगातार नेगेटिविटी और तानों ने कर्ण के अजेय आत्मविश्वास को अंदर से तोड़कर रख दिया और यही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। बिल्कुल इसी तरह अगर हम भी हर वक्त अपने ही देश की निंदा करते रहेंगे तो हमारा राष्ट्रीय मनोबल भी अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला हो जाएगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है सौंदर्य बोध। इसका सीधा सा मतलब है देश की सुंदरता, उसकी साफ सफाई और उसकी महान संस्कृति को बनाए रखना।
रास्ते में केले का छिलका फेंक देना, पब्लिक प्लेसेस पर थूकना, दीवारों को गंदा करना या फिर बातचीत में गालियों और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, हम अक्सर इन्हें बहुत ही मामूली और छोटी गलतियां मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये सीधे तौर पर हमारे देश के सौंदर्यबोध और संस्कृति पर एक बहुत बड़ा हमला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी देश चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, अगर वो गंदा और असभ्य है तो वो कभी भी महान नहीं कहला सकता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अच्छे नागरिक की असली पहचान उसके रोजमर्रा के व्यवहार से ही होती है। अगर हम इन दोनों चीजों को आमने सामने रख के देखें तो एक तरफ वो आदतें हैं जो देश को दीमक की तरह खा रही हैं, जैसे हर जगह कचरा फैलाना, अफवाहें उड़ाना और हर वक्त नेगेटिव बातें करना। वहीं दूसरी तरफ हैं वो आदतें जो एक मजबूत देश की नींव रखती हैं, जैसे अपने आसपास सफाई रखना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना और किसी भी हाल में अपने देश के सम्मान पर आंच न आने देना। चॉइस हमेशा हमारी होती है कि हम देश को बनाने वाली आदतें चुनते हैं या उसे बिगाड़ने वाली। अब चलते चलते एक बहुत ही जरूरी और विचारोत्तेजक सवाल, किसी भी देश के नागरिकों की असली परख, उनका सबसे बड़ा इम्तिहान आखिर कहाँ होता है? तो इस पूरी नागरिकता की जो सबसे बड़ी कसौटी है वो है चुनाव। जो नागरिक किसी भी कैंडिडेट की सही योग्यता देखकर अपना वोट देते हैं, वो देश को सीधा प्रगति की ऊंचाई पर ले जाते हैं। लेकिन जो लोग झूठे नारों, जाति, धर्म या किसी के गलत प्रभाव में आकर अपना कीमती वोट बर्बाद कर देते हैं, वो देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। सही वोट देना एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी और पवित्र जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मैं और मेरा देश पाठ की ये सरल व्याख्या पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।